नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप के नए आपने खेल देख लिया होगा। वो रोज़ आपको एक ना एक दिन कर रहा है टारगेट। अभी हम आगे समझेंगे अंत में जाके, जब इस पे बात कर लेंगे पूरी, कि वो क्यों ये कर रहा है। और आप जो हमारे दर्शक हैं वो पहले से जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कर रहा है। लेकिन आज हम ये जो H1B वीज़ा वाला इसका खेल है, इससे भारत पे किस तरह से मुसीबत आने वाली है, इसको समझेंगे। और हम ये जानेंगे कि ये करके डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बड़ा प्रहार भारत पर किया है। ये सिर्फ मामला रोजगार का नहीं है, ये पूरे देश को तबाह करने का एक तरीका है। भारत के जो टैरिफ लगे थे ना, टैरिफ से भी कई गुना ज़्यादा आघात भारत पे होने वाला है। जो लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं, उस खतरे को पहचान रहे होंगे। इसीलिए मैं आज आपको खास तौर पे जल्दी लाने के लिए दिन में ही इस पे एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूं। वरना मैं आमतौर पे तैयारी करता हूं, रिसर्च करता हूं, और आज मैं सब काम छोड़ के इसमें लग गया था। हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि $1 लाख यानी 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे H1B वीजा के लिए। 88 लाख रुपए हर साल 88 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? जो वहां पर बैठा हुआ आदमी भारत के आदमी को नौकरी पर रखेगा। जो आदमी जो यहां से वर्क वीजा पे जाएगा, वहां पे वो जो H1B वीजा है, उस वीजा में वो जो कंपनी वहां पर उसको बुला रही है काम करने के लिए, तो वो वीजा कंपनी बनवाती है 3 साल के लिए। 3 साल के अंदर कंपनी अगर निकाल देती है तो उस कंपनी को, या ये कंपनी छोड़ता है तो उसको अपने देश को सूचित करना होता है, और वो कंपनी फिर दूसरी जगह अगर वो ज्वाइन कर ले तो ठीक है, वरना उसको भारत वापस आना पड़ता है। समय पहले ज़्यादा मिलता था, वो मिलना भी बंद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। खैर, वीज़ा कैसा है ये बताने के लिए मैं बता रहा था आपको। तो 1 लाख रुपए सालाना एक तरह के सुविधा शुल्क है, एक चार्ज है जो नया लगाया गया है। पहले ये रकम लगती थी करीब 1,000 रुपये से 4,500 रुपये के बीच में, यानी सीधे 100 गुना। लेकिन 100 गुना नहीं है, जो 1,000 से 4,500 रुपये लगते थे, उसके अलावा ये 1 लाख लगेगा। और वो जो 1,000 से 4,500 लगते थे, उसके अंदर $500 जो है वो एक तरह की जमानत राशि होती थी, या कुछ और समझ लें। बाकी का 3 साल के लिए होता था पूरा। यहां पे हर साल $1 लाख। तो जो आदमी भारत के आदमी को नौकरी पे रखेगा, या किसी विदेशी आदमी को, प्रोफेशनल को अपने यहाँ काम पे रखेगा, तो उसको $1 लाख, $1 लाख, 88 लाख रुपए साल, मतलब 1 करोड़ ही समझ लीजिए, देने पड़ेंगे हर साल के एक आदमी के ऊपर। अब वो कंपनी क्या करेगी, आप इसको समझें। तो उसको समझने से पहले इसकी डिटेल्स को और समझ लेते हैं। और ये जो है, जो फीस अभी दी जा रही है उसके अलावा होगी। इसके साथ साथ H1B वीजा जो मिलता था उसकी अवधि भी 3 साल से घटाकर 1 साल करने की जो बात चल रही है, वो बात सही नहीं है। वीजा 3 साल के लिए ही मिलेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि 1 साल के लिए मिलेगा, ना। लेकिन ये फीस 1 साल की होगी, यानी 3 साल के लिए वीजा मिलेगा तो 3 बार आपको ये $1 लाख की फीस देनी पड़ेगी। और ये कहानी जो है, ये अपने आप में खतरनाक भारत के लिए। ये भारत पर ही प्रतिबंध है। मैंने कल ईरान वाला बताया था आपको कि चाबहार पोर्ट पे लगा दिया उसने प्रतिबंध। उससे एक दिन पहले ड्रग्स वाला बताया था। और ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से थी, भारत पहले से जानता था। H1B वीज़ा पे ट्रंप की नज़र है। ये वीडियो बना के मुझे 3 महीने हो गए, 2 महीने तो हो ही गए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है भाई। अब हम सरकार को एक तरफ छोड़ते हैं, पहले समस्या को समझते हैं। अब उसमें हालत यह है कि भारत को कुल H1B वीज़ा का 71% भारत वालों को मिला था। अमेरिका में ये जो वीज़ा है 1 लाख रुपए, जिस पे साल का बढ़ा दिया गया है, ये वीज़ा 71% लोगों को, भारत वालों को ही मिलता था। यानी इसका मूल शिकार कौन होगा? भारत होगा। चाबहार का मूल शिकार कौन हुआ? भारत हुआ। ड्रग्स वाले मामले में भारत का गुजरात का सेठ ड्रग बनाने का सामान एक्सपोर्ट करता था, वो पकड़ा गया था। और ये बात फरवरी में आ गई थी, जनवरी में पकड़ा गया, फरवरी में आ गई थी, हमने वीडियो बना दिया था फरवरी में। लेकिन उसको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया था। अब हालत ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस स्कीम का तो चलो झेल लेंगी, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, वगैरह वगैरह। भारत पे इसका कितना बुरा असर पड़ेगा, इसकी हम व्याख्या करेंगे, अभी हम समझेंगे। मुझ पे भी और आप पे भी असर पड़ेगा। आप ये बिल्कुल चक्कर में मत रहना कि हम और आप इससे प्रभाव, हम तो अमेरिका में नौकरी नहीं कर जाते, हमारा क्या है, सानू की ना।
हम सब पे भी असर पड़ेगा और बहुत व्यापक असर पूरे देश पे पड़ेगा, देश की हर चीज़ पे पड़ेगा। इस पे आते हैं, सबसे ज़्यादा जो कंपनियां प्रभावित होने वाली हैं उसमें एक तो अमेज़ॉन है, जो 1096 मिलियन यानी 9133 करोड़ रुपए अतिरिक्त उसको खर्च करना पड़ेगा। 9133 करोड़ रुपए। जाहिर बात है वो ये काम एआई से कराना चाहेगी या भारत में घर बैठे अगर कुछ हो सके इस सब में करेगी। कॉग्निजेंट जो है उसको करीब 7231 करोड़ रुपए का, अर्नेस्ट एंड यंग उसको 7220 करोड़ रुपए का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 6760 करोड़ रुपए का और गूगल को 6368 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए कि इन कंपनियों के ऊपर सीधा इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, टैक्स वो अपने लोगों पे ही लगाता है, मारे हम जाते हैं, तो क्या होगा? अब इससे क्या होगा, जो भारतीय कंपनियां हैं उन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला, जैसे टीसीएस है, वो तो सारे कर्मचारी यहाँ से ले जाती है। देखिए इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये यहाँ से लोगों को ले जाते हैं, सस्ते वालों को, और सस्ती तनख्वाह में काम कराते हैं। अब उस सस्ती तनख्वाह में साल के $1,00,000 जुड़ जाएंगे, यानी महीने के समझ लीजिए मोटा मोटा $10,000। भारत की टीसीएस सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, इन्फोसिस प्रभावित होगी, एचसीएल प्रभावित होगी, ये सब कंपनियां प्रभावित होंगी। और ये इसलिए कंपनियां प्रभावित होंगी क्योंकि जो छोटी कंपनियां हैं वो इस बड़े खर्चे को उठा नहीं पाएंगी, इसलिए सेल्सफोर्स, क्वालकॉम और टेस्ला वेस्ला की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। परसेंटेज के हिसाब से आए तो 11% अमेजॉन, कॉग्निजेंट 8%, अर्नेस्ट एंड यंग 8.7% और टीसीएस 8.1%, गूगल 7.6%, यानी 44% भारत के लोगों को तो यही रखते हैं अपने पास। अब आप इसको समझ रहे होंगे कि भैया ये तो, अब मैं इसमें बहुत सारी डिटेल्स उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये रिसर्च हमको एक चीज़ बताता है कि भारत के लोग अब किस हाल में पहुंचने वाले हैं। अब हम उस पर आते हैं। पहले ज्ञान थोड़ा सा, भारत के लोगों को जो भारतीय लोग नौकरियां दे रहे हैं वो किस तरह से उनका खून पी रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। जो कंपनियां बेहतर पैसे दे रही हैं वो कंपनियां भारतीय कंपनियां होने के बावजूद विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम करने वाली कंपनियां हैं। अदरवाइज भारत में जो बच्चा नौकरी करने जाता है उसका स्टैंडर्ड वेतन 15,000 रुपये है। बहुत महान कंपनी हुई तो 20,000 रुपये, वरना 10,000, छोटा शहर है तो 10,000 5,000 के चक्कर में रहते हैं। तो भारत की कंपनियां तो कुछ पैसा दे नहीं रही हैं, ये विदेशी कंपनियां जो पैसे देती हैं, जिसके कारण भारत में थोड़ी बहुत समृद्धि दिख रही है। लेकिन इस समृद्धि का एक बहुत बड़ा रीजन आप समझिए, वो रीजन ये है कि हमारे पास जो समृद्धि आ रही है, वो पैसा आ रहा है, जो ये पैसा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है। आधार कह रहा हूँ मैं, तो कैसे है इसको समझिए। भारत में जो एक्सपोर्ट है आईटी का, मतलब नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई आ रहा है तो वो आ रहा है जो भारत के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो घर पैसा भेजते हैं। आप सोचिए, ये जो होता है ना विदेशी मुद्रा, डॉलर का दाम, विदेशी मुद्रा भंडार, ये सब आभा इसलिए नहीं है कि आपके यहाँ विदेशी कंपनियां पैसे लगा रही हैं, इसलिए नहीं है क्या, इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे रेमिटेंस का जो पैसा आता है। एक हिसाब समझिए, जो हम आईटी और बीपीओ की जो सर्विसेज एक्सपर्ट करते हैं उससे हमारे पास में सबसे ज़्यादा पैसा आता है, 38%। दूसरे नंबर पे प्रवासी भारतीयों के रेमिटेंस का पैसा है, जो भारत का कुल 14% है। भारत की इकोनॉमी का 14%, मतलब कुल रेमिटेंस जो आ रहा है उसका 14%, इकोनॉमी का कितना है इस पे हम आएंगे अभी। इसके अलावा एफडीआई इनफ्लो जो है वो 8% है। जो भारत सरकार विदेशी जो कंपनियां हैं, भैया आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर समिट, ये वो गुजरात समिट करते हैं, दुनिया भर की छूट देते हैं, पीएलआई देते हैं, वगैरह वगैरह देते हैं, कुल मिला के उससे जो पैसा आ रहा है वो भारत में आता है हमारे पास केवल 8% पैसा, जो विदेशी पैसे का इनफ्लो है। और 14% ये लड़के बच्चे देते हैं आपके, जिनको आप कुछ नहीं देते हो, जिनको आपने नौकरी तक नहीं दी, तो बेचारे वहाँ जा रहे हैं, आईटी सेक्टर वाले बच्चे। यानी टोटल एफडीआई जो है उसका 8%। और अभी ताज़ा आंकड़ा निकालेंगे तो हमारे यहाँ तो एफडीआई बंदी हो गई है करीब करीब, अब तो पैसा निकाला जा रहा है, भारत के लोग भी बाहर पैसा लगा रहे हैं। खैर, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो 4% है, यानी जो अलग अलग म्यूचुअल फंड वगैरह के जरिए पैसा लगाते हैं। और जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम लोग जो कुल पूरी वस्तु पूरा हिंदुस्तान मिला के जो एक्सपोर्ट करता है, उससे जो विदेशी आती है वो मुद्रा आती है वो 15% आती है, और जो बच्चे कमा के भेज रहे हैं वो 14% आता है।
यानी टोटल एक्सपोर्ट हमारे सामान का है उसका जब वो 15% है, और ये बच्चे अकेले 14% वहां से कमा के अपने घर भेज रहे हैं। इसके अलावा टूरिज्म से कुल 3% आता है, पधारो हमारे देश करके जो डांस करते हैं हम लोग, और बाकी चीज़ों से कई 5%, 2% इस तरह से आता है। तो कुल मिला के ये जो पैसा हमारे पास, जो विदेशी मुद्रा का पैसा सारा आ रहा है, ये पैसा उसमें 14% पैसा हुआ है जो बच्चों का आ रहा है। अच्छा, इसमें अभी मैंने वो चीज़ें नहीं जोड़ी हैं, जैसे वो लोग अपने एनआरआई अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए भेजते हैं अलग अलग बैंक में, उस अकाउंट में जो पैसा आता है वहां से जमा होने के लिए वो डॉलर में आता है, तो उसके जरिए भी, तो इस सारे पैसे की जब आमद आप देखोगे तो 14% पैसा वो हो गया, एनआरआई अकाउंट वाला अलग हो गया, तो ये पैसा रियल एस्टेट वगैरह खरीदते हैं वो, ये भी है। ये सारा पैसा जो है ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की ताकत है। और इसका क्या होगा, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे पास करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस देश के लोग बाहर नौकरी करके रेमिटांस अपने घर भेजते हैं वो भारत है। पूरे विश्व में किसी देश के लोग इतने बाहर जाके नौकरी नहीं करते हैं। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शर्म भी है कि हमारे देश का टैलेंट हम अपने देश में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ बैठ के व्हाट्सएप पे अंगूठे से लिखते हैं आबादी ज़्यादा, आबादी ज़्यादा, आबादी ज़्यादा। अगर तुम्हारे पास आबादी है तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे थानेदार, तुम्हारे इंस्पेक्टर और तुम्हारे जो अलग अलग विभागों के इंस्पेक्टर अधिकारी हैं सिर्फ लूटने खसोटने में लगे हैं। भारत के HNI लोग जो है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, देश छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? उनको लगता है शिक्षा इतनी महंगी क्यों लेगा यहाँ पे कोई आदमी, यूरोप में तो फ्री मिल रही है, स्वास्थ्य क्यों लेगा, ये क्यों लेगा, तमाम सारी चीज़ें, और लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह से बच्चे भी अपने बेहतर जीवन के लिए भारत छोड़ के नौकरी करके बाहर जाने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि तुम तो अपने यहाँ श्रम कानून बदल रहे हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि कानून बदल गया है, 12 घंटे नौकरी करवाई जाएगी। मोदी जी ने कानून बदल दिया है, राज्य उसको लागू कर रहे हैं। सारे सांसदों को बाहर निकाल के जो मनमानी की थी, याद है? अब 12 घंटे की नौकरी आप करवाओगे, दुनिया भर का खून पियोगे तो बच्चे बाहर ही जाएंगे। और बाहर जाने का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे बाहर हैं और वहां से कमा के हमको भेज रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा 2024 में 10 लाख करोड़ रुपया आया हमारे पास बाहर से। और ये जो 129 अरब डॉलर आए हैं ना, ये पैसा जब हमारे पास भारत में आ रहा है, इस पैसे पर ही ट्रंप ने सेंध लगाई है। विदेशी मुद्रा जो है उसकी इनकम में मैंने आपको बताया 14% भारत के इन लोगों का इंतजार का ही योगदान है। सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास रेमिटांस का अमेरिका से आता है। दूसरे नंबर पे दुबई है, UAE है। अब आप सोचिए, और 4 देश हैं जो टॉप के हैं, उस पर हम जाएंगे, मैं चार्ट लगा दूंगा, आप देख लेंगे, पूरा डिस्कशन खराब हो जाएगा। अब सोचिए कि सीधे 20 से 25% भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो इस रेमिटेंस से ही आ रहा है। इसमें बैंक खाते वाला ने जो जिक्र किया था वह नहीं है। 20 से 25%, यानी सीधे सीधे 130 से 160 अरब डॉलर भंडार पर सीधे सीधे रेमिटेंस का असर है। अब इसको हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इस आंकड़ों को हम समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि बोझिल हो जाएगा। एक बात बताइए, मैंने बाहर से पैसा भेजा तो क्या हुआ, रुपए की डिमांड बढ़ी, क्योंकि डॉलर यहाँ आया, तो डॉलर जब यहाँ अपने घर वालों के पास पहुँचा तो वो रुपए में कन्वर्ट होकर पहुँचा। तो क्या हुआ, डॉलर का दाम रुपए के मुकाबले कम रहेगा। कुल विदेशी मुद्रा में जो 14% आ रहा है उस पर असर पड़ेगा। तो आप सोचिए कि रुपए कितने का, 100 रुपये से ऊपर जाने का डर अगर आ रहा है मन में तो कोई गलत नहीं आ रहा है आपको। जब हमारे देश में इतना सारा पैसा आना कम हो जाएगा तो हमारा करंट अकाउंट खाता पे असर पड़ेगा, यानी भारत की मुद्रा की कीमत, भारत की इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट में बता रहा हूं, ये भारत की जीडीपी का अभी 2 से 3% है। यानी हम अपने देश में जितना खर्चा करते हैं बाहर के सामने और उसके मुकाबले जो आता है उसमें 2 से 3% का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, और ये बढ़ के 5% तक पहुंच जाएगा जीडीपी का। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो इसका सबसे ज़्यादा असर होगा विदेशी मुद्रा भंडार पे। करीब 130 अरब डॉलर की आवक बंद हो जाएगी
और रिजर्व घटने के लिए आरबीआई को डॉलर बेचना पड़ेगा। एक तरफ तो रुपया डॉलर खरीदेगा नहीं, दूसरी तरफ स्टेबलाइज करने के लिए डॉलर बेचना पड़ेगा, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यूं डिप कर जाएगा और इसके कारण जो है हमारा जो 5 से 7 रुपए प्रति डॉलर रुपए में गिरावट आ जाएगी। मतलब हमारा जो डॉलर अभी 88 का दिख रहा है वो 92 तो वैसे ही पहुंच जाएगा। और अगर इसको अगर आप आगे जाएं तो हर चीज़ महंगी मिलेगी, हर चीज़। जो देखिए आपको पता है हम यहाँ पे खाने का तेल तक तो विदेशों से मंगा रहे हैं। भारत में धीरे धीरे करके सारा उत्पादन बंद हो गया। हमने बहुत डंकेल प्रस्ताव साइन किया था, WTO का मेंबर बने थे। तो जो विदेशों से सामान आता है उस पर ही निर्भर है हम। हमारे पास तो अपना तो कुछ है नहीं। यहाँ तो दाल तक विदेशों से आने लग गई हैं। आपके आसपास जितनी चीज़ें दिख रही हैं सब विदेशों से आती हैं। कोई चीन से आती है, कोई मोजाम्बिक से होती है, कोई कहीं से आती है। अब अमेरिका कह रहा है हमारी भी खरीदो। तो ये जब सामान बाहर से आएगा तो आप अगर कोई सामान खरीदोगे तो सामान के लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है आपका वो महंगा हो गया। अगर किसी से आपने $10 में चीज़ मंगाई तो आपको वो डॉलर जो खरीद के उसको दोगे 10, तो वो ज़्यादा पैसे के $10 आएंगे। तो जो बाहर से सामान आएगा वो हमको महंगा पड़ेगा। इसके अलावा भारत के ऊपर एक नुकसान बहुत ज़्यादा दूसरा ये होने वाला है कि भारत का सरकारी कर्जा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? अब मोदी जी ने मान लीजिए 2 लाख करोड़ का कर्जा लिया हुआ है भारत पे, अंदाज से 2 लाख करोड़ का कर्जा लिया हुआ है। अब अगर डॉलर की रकम कम हो गई तो हम उसकी जो किस्त चुकाते हैं, हमारे बजट का 20 से 25% पैसा हम क्या करते हैं, कर्जा जो लिया हुआ सरकार ने उसके ब्याज में चुकाते हैं। तो जो पैसा हम ब्याज में चुकाते हैं अपना, वो डॉलर में चुकाएंगे। हमने डॉलर में ब्याज लिया है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा दे के हमको डॉलर मिलेगा। तो क्या होगा, भारत का जो रुपए में जो हमारा घाटा है सरकार का वो भी बढ़ जाएगा और वो जो ब्याज की रकम चुका रहे हैं वो भी बढ़ जाएगी और जो कर्जा हमारे सर पे है वो भी बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा कर्जा लिए बगैर ही हम और ज़्यादा कर्जदार हो जाएंगे। जो सरकार ने लोन लिया हुआ है, जो हमारे बॉन्ड हैं, उन बॉन्ड की यील्ड भी बढ़ जाएगी। यानी हमारे जो बॉन्ड हैं, हमारे बॉन्ड की कीमत गिरेगी, विदेशी बॉन्ड की कीमत बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर आप देखें तो ये हमको हर तरफ से अर्थव्यवस्था में घेर रहा है, हमारे को खराब हालत में पहुंचा रहा है। अब हम सरल तरीके से समझते हैं। कुल मिला के आपके घर में जब विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो ड्रामे क्या होते हैं, हमने श्रीलंका में देखा। हम एक्सपोर्ट्स पे ही निर्भर है, वो तो डीजल भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल भी, सारी चीज़ें करते रहे। तो जो बाहर से हम सामान मंगाते हैं, अब तो यूरोप को पेट्रोल बेचने के लिए भी हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, अंबानी साहब, उसमें भी हमारा डॉलर जा रहा है। तो जब डॉलर हमारे पास आने कम हो जाएंगे और डॉलर का भंडार वैसे भी कम हो जाए, क्योंकि डॉलर कम आएंगे तो रुपए की कीमत बचाने के लिए जो डॉलर है उनको भी बेचेगा आरबीआई, उससे अपने ही रुपए खरीदेगा, खुद के छापे हुए कागज के। तो सिचुएशन ये होगी कि हमारी क्रय क्षमता देश की कम होती जाएगी और जब किसी देश में डॉलर कम होते जाते हैं तो उससे दूसरे क्राइसिस खड़े होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं। भारत सरकार मान लीजिए अगर चाहे कोई डिफेंस का सामान खरीदे तो उसको देखना पड़ेगा हमारी जेब में पैसे हैं कि नहीं हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि विदेशी मुद्रा को मान लीजिए कि वो करेंसी है, नोट है, वगैरह वगैरह है, और आपके अकाउंट में पैसे हैं। आपका पड़ोस का दुकानदार कहता है भैया नोट लाओगे तो सामान मिलेगा, ऑनलाइन में कुछ नहीं जानता हूँ, चेक भी नहीं लूँगा। तो अगर आपके पास कैश कम है तो आप सोच समझ के परचेजिंग करोगे। उसी तरह से विदेशी मुद्रा है, क्योंकि बाहर तो आपके डॉलर चलना है। डॉलर अगर आपके पास कम होगा तो आपकी सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा, सोचिए, भारत का माल विदेशों में सस्ता जाएगा तो हमारे यहाँ पर जो आमद कम होगी तो जो हिंदुस्तान की कंपनियां वो घाटे में रहेंगी। जो कर्जे उठाए हुए विदेशों से वो कर्जे महंगे हो जाएंगे। तो एक तरह से एक कदम से एक वीज़ा पे $1 लाख की केवल एक टैरिफ लगा के हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को डोनाल्ड ट्रंप ने तहस नहस करने का इंतजाम कर दिया है। 25% टैरिफ वो पहले से लगा रहा है और वो 25% टैरिफ रूस के नाम पे, और 25 और 50 हो गया। ऊपर से ये टैरिफ का बाप लगा दिया। भाई 14% पैसा जब हमारे पास आ रहा है उसी जिस सोर्स से, उस सोर्स को बंद करने का काम कर दिया। मुझे ये कौन कंपनी होगी जो $1 लाख साल में जो है 80 लाख रुपए एक बच्चे के ऊपर खर्च करेगी एक्स्ट्रा। और एक चीज और भी है, एक कंपनी ने अपने पास रख लिया। अब मान लो वो वहां की किसी और कंपनी में भी नौकरी मांगने जाएगा तो वहां वाला कहेगा भैया लोकल किसी आदमी को रख लूंगा, 4 काम कम आते हो भैया, ठीक है, नहीं तो तेरा $1 लाख मैं कहां से दूंगा अलग से।
तो भारतीयों की जो सबसे बड़ी ताकत थी, मैंने बनाया था वीडियो H1B वीज़ा, आपने बहुत देखा था उसको कि H1B वीज़ा पे ट्रंप की नज़र है। अब वो सामने आ गया। अब ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ट्रंप इसलिए ऐसा कर रहा है कि उसने तय कर लिया है कि जो अमेरिका के चमचे हैं उनका सबको वो ठिकाने लगाएगा, और जो अमेरिका के सारे दुश्मन हैं उनको वो सिर पे बिठाएगा। आप उठा के सब तरफ से देख लो, एक आध दो ईरान को अगर आप छोड़ दो तो इजराइल को इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेगा कि ट्रंप जो कुछ भी है उसमें इजराइल का बहुत बड़ा यहूदी लॉबी का अमेरिका की योगदान है। चीन के हित में काम कर रहा है। पता है ताइवान के साथ धोखा हो गया। ताइवान अमेरिका के दम पे इठलाता था, अब ट्रंप ने ये जो टिकटॉक खरीदा है, क्योंकि टिकटॉक में ट्रंप को लगा कि भाई चुनाव में युवाओं से वोट बहुत ज़्यादा मिले, इसमें टिकटॉक का योगदान था, उसकी गिद्ध दृष्टि थी टिकटॉक पे, उसने टिकटॉक को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर क्या कर लिया, हो ही जाएगा। चीन से बात हो गई, शी जिनपिंग से, बदले में शी जिनपिंग से इसने कहा कि तुम जानो ताइवान जाने, हमारा तो वन चाइना पॉलिसी, हम तो उसको पहले भी उसका हिस्सा मांगते हैं। अब ताइवान जिस अमेरिका के दम पे हटता था वो अमेरिका पीछे हट जाएगा। तो क्या किया, अमेरिका का चमचा था ताइवान, निपटा दिया। साउथ कोरिया अमेरिका की चमचागिरी करता था, उसको छोड़ दिया नॉर्थ कोरिया के सामने, किम जोंग को जो करना है कर ले, लगा दिया उसके ऊपर टैरिफ वेरिफ तमाम चीजें, वो गिड़गिड़ाता घूम रहा है। मोदी जी हमारे बहुत ज्यादा अमेरिका करते थे, पूरे देश को अमेरिका की तरफ धकेल दिया था इन्होंने, इनको तरह तरह से टारगेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो है गोरबाचेव, वो अमेरिका का गोरबाचेव है, अमेरिका को तरह तरह से खराब करना है उसको। आप मुझे बताओ अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है, इनोवेशन। सबसे बड़ी ताकत क्या है, नए नए आविष्कार। वो आविष्कार, इनोवेटिव इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ये जो विदेशी माइंड जाते हैं वहां पे, यही तो करते हैं। इसको डिस्करेज कर रहा है, इनके रास्ते बंद कर रहा है। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, तो अमेरिका की इंडस्ट्री कैसे चलेगी। वहां के लोग तो बहुत तनख्वाह भी मांगते हैं और करते भी कुछ नहीं है, उनको कुछ आता जाता भी नहीं है, डपोर शंख होते हैं, कोई ब्रिलियंट ब्रेन आपको मिलेगा नहीं, सारे बाहर वाले मिलेंगे वहां पे। तो ऐसी सिचुएशन में ये इसका मकसद है कि जो जितना ज़्यादा अमेरिका के साथ घुसा था उसको सबको एक एक करके निपटा रहा है। मोदी जी को उसने टारगेट किया हुआ है, और मोदी जी के चक्कर में भारत को टारगेट किया हुआ है। मोदी जी से दो दोस्त है, वो भारत का दुश्मन है। रोज कहता है मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और भारत के लिए बोलता है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, ये अमेरिका की रीढ़ तोड़ने वाली तो बात है भाई। अमेरिका की रीढ़ ही तो तोड़ रहा है कि अमेरिका को मिलने वाली जो ब्रेन है उनको वो हतोत्साहित कर रहा है। उसको उसने मतलब हतोत्साहित क्या कर रहा है, टैरिफ तो बहाना, उसने बंद कर दिया। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये सब वो जानबूझ के कर रहा है, और इसके बावजूद कर रहा है कि उसको पता है लॉ में इसकी परमिशन नहीं है। किसी भी तरह का इस तरह की फीस लगाने से पहले वहां संसद से पास कराना पड़ता है। लगा दिया इसने, 8 महीने में, साल भर में भारत को रुला देगा। जो चाबहार था, जिसके जरिए भारत थोड़ा सपना देख रहा था कि पाकिस्तान का मुकाबला करके आगे निकल जाएगा, रुला दिया। सऊदी अरब में जब ये गया शहबाज शरीफ, भिखारी देश का प्रधानमंत्री जिसको हमारे देश के लोग कहते हैं, उसको जेट विमानों से उसको एस्कॉर्ट किया गया है। क्या भव्य उसका स्वागत हुआ है। उसके साथ में खड़ा हुआ ट्रंप। हम भारत के लोग जो हैं, हमारे को एक के बाद एक के बाद एक, अब इसके बाद तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है कि समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से भारत की सरकार है, डरी पड़ी है। जब शुरू से आपको मैं कह रहा हूं, जो आंख दिखा रहा है वो बच गया। कोलंबिया ने आंख दिखाया, वहां पंगे नहीं कर रहा है ट्रंप। मैक्सिको ने आंख दिखाई, वहां पंगे नहीं कर रहा है। कनाडा ने आंख दिखाई, उससे तमीज में आ गया। हम चीन ने आंख दिखाई, चीन से तमीज में। हमारे साथ में, क्योंकि हमारा, कल ही मैंने बताया था कि कैसे हमारा जो देश का हमारा कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा है कि भैया अमेरिका को सामान ना घुमा के मत भेजना। क्यों मत भेजना, अमेरिका ने कुछ बोला नहीं, अमेरिका का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसकी शिकायत नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। आप कह रहे हो नहीं, दूसरे देश के जरिए मत भेजना, यहाँ के जरिए मत भेजना। क्या करेगा आदमी, यहाँ का एक्सपोर्टर जो माल बना बना के भेजता था अमेरिका रोज, क्या अपने वर्कर को भूखा मार दे, अपनी फैक्ट्री बंद कर दे? और भारत का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा है। हद होती है अमेरिका के से डरने और अमेरिका की चमचागिरी की। और जितना ये डरते जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, उतना ही इनको परेशान करेगा, क्योंकि वो जानता है जितना अमेरिका के सहयोगी डिस्टर्ब होंगे, दूसरे रास्ते ढूंढेंगे, दुनिया में अलग अलग दूसरी जगहों पे एडजस्ट होंगे, अमेरिका के विकल्प ढूंढेंगे,
उतना ही अमेरिका को जल्दी से सोवियत संघ बनाने में उसको आसानी होगी। नमस्कार, जय हिंद।